देखिए भाई, चैप्टर नंबर 3, इसमें हमें चैप्टर में नाम है इसका दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। सबसे पहली बात तो आपको चर समझना, चर क्या हो। चर का मतलब है भाई आपको चर पद मिलेंगे एक्स वाई जेड, इस तरीके की संख्या है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है। कितने चर मिलेंगे? दो चर मिलेंगे। हर एक समीकरण में दो चर आपको दिखाई देंगे, या तो एक्स वाई दिखा देंगे दोनों के दोनों, या वाई जेड, या ए बी, या बी सी, या वाई जेड, इस तरीके से दो चर आपको हर एक समीकरण में मिलेंगे, ठीक है। पहचान करनी है आपको कैसे दो चर दिखाई देंगे, पहली बात तो ये। दूसरी है भी रेखिक समीकरण। कैसी होगी वो समीकरण? रेखिक समीकरण। तो पहली बात यह है, रेखिक समीकरण किसे कहेंगे हम? ऐसी समीकरण जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स प्लस वाई और बराबर 5। तो जब चर पद की अधिकतम घात एक हो, चर पद की अधिकतम घात एक हो, यानी कि जो चर है यहाँ पे दोनों पर चर है ये, इनकी घात कितनी होनी चाहिए? एक एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ पे मान लीजिए दो घात होगी तो फिर वो रेखिक समीकरण नहीं है, फिर वो द्विघातीय समीकरण है। क्या है वो? द्विघातीय समीकरण। आपको देखना है चर पद की घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे घात नहीं दिखाई देगी, सीधे सीधे संख्याएं दिखाई देगी आपको, चर पद अचर पद, ठीक है। तो ये रेखिक बात समझ में आई आपके? रेखिक समीकरण किसे कहेंगे हम? जिसमें चर पद की अधिकतम घात एक हो, ठीक है। युग्म, एक बात और आई यहाँ पे, युग्म। युग्म का मतलब होता है भाई जोड़ा। क्या हो? जोड़ा। जोड़ा यानी कि आपको समीकरणों का जोड़ा मिलेगा। हर एक सवाल में समीकरणों का जोड़ा दिखाई देगा, यानी कि दो समीकरण मिलेगी। जब भी आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण देखने को मिलेंगे तो हर एक सवाल में, मान लीजिए मैंने पहला सवाल कहा आपको ये, तो आप ऐसा नहीं कि बस केवल आपको एक समीकरण मिलेगी एक्स प्लस वाई बराबर 5, आपको मिलेगी दो समीकरण हर एक सवाल में, ताकि हम दोनों चरों का मान निकाल सके। एक मिलेगी मान लीजिए एक्स माइनस वाई बराबर 2, इस तरीके से दो समीकरण आपके पास है, एक ये और एक ये। तो यहां से आप क्या मान निकाल लेंगे? एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे दो समीकरणों की सहायता से, ठीक है। दो चरों का मान जब ही निकलेगा जब आपके पास दो समीकरण होगी। क्लियर है बात यहां तक? अब सुनो ध्यान से, देखो दो, आप समीकरण समझेंगे पहले क्या है। दो चर वाली समीकरण, दो दो चर वाला रेखिक समीकरण, दो चर वाला रेखिक समीकरण। देखो सुनो ध्यान से, दो चर वाला रेखिक समीकरण कैसे लिखेंगे आप? एक तो है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के, ठीक है भी। तो ये आपका दो चर वाला रेखिक समीकरण है। कैसे? देखिए, एक चर तो आपका क्या है? एक्स है, एक चर क्या है? वाई है, और जो ए बी सी है यहाँ पे, जो ए बी और सी है, ये क्या है? आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि ये आपका कोई ना कोई पूर्णांक होगा। क्या होगा? ये पूर्णांक होगा, ठीक है भी। कोई ना कोई संख्याएं होंगी यहाँ पे, ये ए बी और सी, ठीक है। और ध्यान देंगे यहाँ पे ना तो आपका ए और ना बी जीरो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। ए और बी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? देखो, यदि आपने ए का मान जीरो रख दिया तो जीरो से जब आप एक्स में गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और जब ये जीरो हो गया तो फिर तो दो चर नहीं रहे इसमें, फिर तो केवल एक चर रहेगा ना भाई, वाई रहेगा केवल। एक्स और वाई दो चर थे हमारे पास, यदि आपने ए की जगह जीरो रख दिया तो आपका ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसे ही बी के स्थान पे यदि आपने जीरो रखा तो वाई का मान भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जब कोई सा भी जीरो हो जाएगा यहाँ से तो एक चर हट गया या नहीं हट गया? और जब एक चर हट गया तो फिर दो चर वाला रेखिक समीकरण तो नहीं रहेगा ये। तो ध्यान रखना है, जो भी एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक है वो क्या होगा आपका? कोई ना कोई पूर्ण संख्या, यानी कि जीरो को छोड़कर होगी संख्या है, ठीक है। ठीक है भाई, अच्छा है। एक बात तो ये, अब मैंने कहा आपको कि दो समीकरण हमें मिलेगी हर एक सवाल में। कितनी मिलेगी? दो समीकरण नहीं मिलेगी। यानी कि किसी भी दो चर वाले रेखिक समीकरण में यदि आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है तो उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो समीकरण होनी चाहिए। कितनी? दो। यदि हम मान लीजिए पहली समीकरण हमारी और इसको आपने मान लिया, इसको आपने लिखा भाई ऐसे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 के। यदि हमने पहली समीकरण मान रखी तो हम कहेंगे एक्स का गुणांक ए वन है, वाई का गुणांक बी वन है, और अचर पद क्या है? सी वन है। भाई बाद वाला क्या है? अचर पद है। और दूसरी समीकरण हम मान रहे हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू बराबर 0 के। दो समीकरण आपको दिखाई दे रही है। क्लियर है बात यहां तक?
अब इन दोनों समीकरणों की ही सहायता से हम जो है ना मान निकालते हैं, किसके, एक्स के और वाई के, एक्स और वाई के मान। ठीक है, अब इनको हल करने के लिए, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हमारे पास कुछ विधियां हैं। क्या है, विधियां हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले विधि आप देखेंगे नंबर एक विधि तो होगी हमारी भाई आपकी ग्राफीय विधि। कौन सी होगी, ग्राफीय विधि। ठीक है भी। और एक होगी आपकी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है भी। और एक होगी आपकी तीसरी विलोपन विधि, विलोपन विधि। देखो है तो विधियां और भी इनको ज्ञात करने की, लेकिन वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पढ़नी है आपको, केवल ये पढ़नी है। समझ में आई बात यहां से भी। तो आपको ये विधियां पढ़नी है। अब सबसे पहले हम बात करें ग्राफीय विधि की। किसकी भी, ग्राफीय विधि की। देखो सवाल तो बहुत कम आ रहे, इसके ना के बराबर आ रहे ग्राफीय विधि के सवाल, लेकिन इससे संबंधित कुछ जो है ना इसमें फैक्ट है वे आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे, उनसे सवाल आ रहे हैं। तो ग्राफीय विधि को हल करने के लिए कुछ थोड़ी सी बातें समझेंगे। ठीक है, जैसे मैंने समीकरण आपको बताई, ये पहली है और ये क्या है, दूसरी है। ठीक है, तो इनसे संबंधित हमें दिखाई दे रहा है एक्स का गुणांक क्या है a1, वाई का गुणांक b1 और अचर पद c1। यहाँ पे क्या है, a2 है, यहाँ पे b2 है और यहाँ पे c2 है। अब देखिए यहां से समीकरणों के जब आप, अच्छा ये तो विधियां हैं भी, ठीक है, जब आप इनके मान निकाल लेंगे एक्स और वाई के, तो इनके मान निश्चित नहीं है कि भाई एक मान आवेगा, दो आवेगा। ये कुछ जो है ना आपकी कुछ स्थिति है, उन पर निर्भर करेगा कि मान कितने होंगे। मान एक होगा एक्स वाई का, हल एक होगा, या दो होंगे या तीन होंगे, यानी कि एक्स वाई के मान कितने होंगे। तो देखिए उसके लिए हमारे पास, जब आप ग्राफीय विधि से हल करते हैं, एक्स और वाई का मान निकालते हैं, तो उसमें हमारे पास ग्राफ खींचे हैं भाई, हम क्या खींचे हैं, ग्राफ खींचते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ क्या हो, ये तो हमारी जो पड़ी हुई लाइन, जो सीधी लाइन नीचे पड़ी हुई है ना भाई, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोले इसको, क्षैतिज। और इसको बोलते हैं भाई खड़े होने वाली को, इसको ऊर्ध्वाधर, यानी कि इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोल रहे भाई, मूल बिंदु। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसको मैंने कहा आपसे कि ये क्षैतिज रेखा और ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, जहां दोनों एक दूसरे को काट रही है वो है हमारे क्या, जहां प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। यहां तक कोई समस्या किसी को भी। अब इसमें जब हम देखो हर एक समीकरण से, ये आपकी एक समीकरण है, कभी भी कोई रेखा हम खींचे, कोई रेखा, तो उसके दो पॉइंट होने जरूरी है। कितने, दो पॉइंट, यानी कि दो बिंदुओं से मिलके ही हमारी क्या खींचती है, कोई रेखा खींचती है ऐसे। भाई हमेशा कभी भी हम रेखा खींचे कोई भी, तो उसके उसमें कितने बिंदु होंगे आपके, दो बिंदु हमें कम से कम चाहिए जब हम कोई रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जब हम, हमारी पहली समीकरण है, इससे हम दो दो आपके जो है दो हल निकालते हैं, यानी कि एक्स वाई के दो मान निकालते हैं। एक्स वाई कितने मान, दो मान। ऐसे ही दो मान आप दो बिंदु इसके निकालते हैं दूसरे समीकरण के, तो एक रेखा तो खींचेगी आपकी समीकरण एक से, और एक रेखा खींचेगी समीकरण दो से। जब दो रेखाएं खींचेगी तो वे इस पे ग्राफ पे खींचेगी भी, यहाँ पे इस ग्राफ पे खींचेगी। अब वे कैसे कैसे खींचेगी, तीन कंडीशन है। कितनी है भी, तीन कंडीशन है उन रेखाओं के खींचने की। यदि मान लीजिए पहली रेखा आपकी, ध्यान दो एक बार, मान लीजिए एक रेखा आपकी ऐसे खींची, पहली समीकरण की हमने रेखा यहाँ पे खींच दी ऐसे। ठीक है भी, और दूसरी जो रेखा आई वो दूसरी कुछ इस तरीके से आई। ठीक है, दूसरे वाली समीकरण की, तो इन्होंने एक दूसरे को प्रतिच्छेद करा या नहीं करा भी, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, प्रतिच्छेद, यानी कि यहाँ पे एक दूसरे को काट दिया। जब एक प्रतिच्छेद कर रही है तो हमें एक बिंदु उपनिष्ठ प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, जहां पे एक बिंदु हमें मिला वहीं पे ही जो है ना हमारा हल होगा, यानी कि एक्स वाई का मान आवेगा। और जब एक बार काट रही है, जब एक बार काट रही दोनों की दोनों रेखाएं, तो केवल और केवल उन समीकरणों के कितने हल होंगे, एक हल होगा। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बार काटेगी तो कितने हल होंगे, केवल एक हल होगा। इस स्थिति में केवल कितने हल होंगे, एक हल, यानी कि x का भी एक मान होगा और y का भी एक मान होगा जब हम इन समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी कि रेखाएं जो है ना दोनों की दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए ये रेखा है हमारे पास, और दूसरी समीकरण की भी रेखा इसी के ऊपर आ जावे भी, इसी के क्या आ जावे, ऊपर ही खिंच जावे, इसी रेखा के ऊपर, इसी रेखा के क्या हो, ऊपर हो। तो उन रेखाओं को हम कहते हैं, जैसे वहां पे प्रतिच्छेद रेखाएं कह रहे थे, तो यहाँ पे क्या कर रही है, इन्हें बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोल लेंगे, संपाती रेखा। जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी तो उसे हम बोल लेंगे संपाती रेखा।
और संपाती रेखा जब होगी, आप सुनो भाई, इसमें कितने उपनिष्ठ बिंदु होंगे, अंत होंगे या नहीं? देखो रेखाएं हमेशा अनंत तक जाती है, दोनों ओर, इनकी कोई लिमिट नहीं होती भी कहां तक है ये रेखाएं, ठीक है, बढ़ती जाती है, इधर भी दोनों तरफ तीर के निशान लग रहे हैं, एरो के निशान। तो देखिए मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सारे को बिंदु आवेंगे, और क्या पता कितने बिंदु आवेंगे। जब इतने ज्यादा बिंदु उपनिष्ठ हो तो हम कहते हैं अनेक हल। कितने कहते हैं? अनेक हल। कितने कहेंगे भाई? अनेक हल। यानी कि एक्स और वाई के अनंत हल होंगे, बहुत ज्यादा हल होंगे, बहुत ज्यादा हल होंगे, एक्स और वाई के मान बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, इस कंडीशन में जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आवेगी, यानी कि रेखाएं संपाती होगी। दो बात समझ में आई? देखो अब ये दिक्कत थोड़ी सी ये होगी तुम्हें कि पता नहीं कैसे आवेगी रेखाएं, जब हम सवाल करेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। अभी केवल नियम लिखवाने के लिए मैं आपको बता रहा, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन ये होगी भी, जब मान लीजिए एक रेखा है, मान लो एक रेखा आपकी जो है ना ऐसी है, और दूसरी रेखा भी कुछ इस तरीके से जा रही है। अब देखो दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को भाई प्रतिच्छेद नहीं किया, कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं करता, कहीं मिली नहीं आपस में, तो ये रेखाएं कैसी है? समांतर है। जब रेखाएं समांतर हो, और वो जो है ना भाई, जब समांतर होगी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और जब कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं किया तो कोई बिंदु नहीं मिला उपनिष्ठ, और जब कोई बिंदु नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कोई हल नहीं आवेगा, यहाँ पे कोई हल नहीं आवेगा। जब रेखाएं हमारी समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि एक्स और वाई का हल नहीं होगा, एक्स और वाई का मान निकल के नहीं आवेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी कैसी होगी? जब रेखाएं समांतर हो तो हमारा कोई हल नहीं होगा। तीन कंडीशन बनेगी थी। अब ये तीन कंडीशन पता करने के लिए कब कब बनेगी, ये तीन कंडीशन आपकी कब कब बनेगी, उसके लिए हमारे पास तीन नियम है, वो आपको याद करनी है। क्या करना भाई? याद करना। एक बार कुछ छोटी सी बात यहाँ पर कुछ नोट करना हो कर लो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यदि हमारे पास दो समीकरण हो, एक तो है मान लीजिए a1 x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0, और दूसरी हो हमारे पास a2 x प्लस b2 y प्लस c2, ये c1 है और बराबर 0। मान लो ये पहली समीकरण है, ये दूसरी है। क्या है? ये पहली है और ये दूसरी है। ठीक है भाई, इसीलिए हमने इसको वन और टू मानना है, ठीक है, क्योंकि पहली है दूसरी, कोई सी मान सकते हैं आप। अब जब आपके पास दो समीकरण हो तो आपको जो है ना कुछ जो है ना मान निकालने हैं। देखिए आपको निकालना है भाई a1 बटे a2, कोमा आपको निकालना है b1 बटे b2, और आपको निकालना है c1 बटे c2। जब आप a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के मान निकाल लेंगे, क्या करना है? इनके के मान निकालने पर, जब आप मान निकालेंगे तो तीन कंडीशन आपके सामने आएगी। नंबर एक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी, और पेपर के जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नंबर एक, यदि आपका आया a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर न हो, यानी कि ये वाली कंडीशन बने, फिर आपको c1 बटे c2 निकालने की जरूरत नहीं है। बस पहले तो देखा बराबर नहीं है, तो आप फिर वहां से क्या कहेंगे? तो जो हमारी रेखाएं थी, जो मैंने रेखाओं के बारे में आपको बताया, तो रेखाएं कैसी होंगी? ध्यान देंगे भाई, आप लिखेंगे रेखाएं, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी भाई। क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ध्यान से सुनो भाई, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो मैंने क्या बताया था, एक बार काट रही है तो कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा। तो आप कहेंगे और केवल एक हल। कितने हल भाई? और एक हल को हम कहते हैं अद्वितीय भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होता है, केवल एक हल होगा, यानी कि एक्स वाई का केवल एक मान आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात ये। और एक बात और भाई, जब हम जो है ना एक हल या एक से अधिक हल निकाल सकते हो, यानी कि एक्स वाई के कुछ ना कुछ मान निकल के आते हो, कम से कम एक हल भी आता हो, तो उन समीकरण युग्मों को, यानी कि समीकरण के जोड़े को हम कहते हैं संगत। क्या कहते हैं? संगत युग्म। क्या कहते हैं भाई? समीकरण युग्म, समीकरण युग्म संगत है।
यह संगत होगा। ठीक है भाई, फिर से सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा। देखो ये तो ऐसा ही नहीं, ये बात इसलिए है, यदि हमारा एक भी हल निकल के आ रहा है एक्स वाई का, यानी कि मान निकल के आ रहे हैं, तो उन समीकरणों को हम क्या कहेंगे कि समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। संगत का मतलब ये है कि उन समीकरणों से हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। क्लियर है बात यहां से। अब दूसरे नंबर पे दूसरी कंडीशन ये होगी, यदि आपका a1 बटे a2 बराबर हो गई b1 बटे b2 और बराबर हो c1 बटे c2 के। यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर हो c1 बटे c2 के, यानी कि इनके मान आप रखोगे यहाँ पे, और यदि बराबर आ रहा है तो आप कहेंगे तो रेखाएं समपाती होगी भाई। कैसी होगी, रेखाएं समपाती होगी। और समपाती मैंने बताया था कि रेखा एक दूसरे के ऊपर होगी भी, रेखा एक दूसरे के ऊपर होगी। जब रेखा एक दूसरे के ऊपर होगी तो कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो आप कहेंगे अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और जब सुनो भाई, मैंने आपको बताया था चाहे एक हल हो या ज्यादा हल हो, कम से कम एक हल तो आना चाहिए। तो उन समीकरणों को हम क्या कहते हैं, संगत। समीकरण युग्म यानी कि समीकरणों का जोड़ा कैसा है, संगत है, जिससे हम मान निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे भी समीकरण युग्म कैसा है भाई, समीकरण युग्म संगत, संगत होगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब तीसरी कंडीशन देखेंगे भाई, यदि आप कहेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के और बराबर न हो c1 बटे c2 के। यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, यानी कि इसका मान बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे फिर रेखाएं, तो रेखाएं कैसी होगी, देखो यहाँ पे संपाती थी, यहाँ पे क्या होगी, समांतर होगी, समांतर होगी। और जब रेखाएं समांतर होगी तो कोई हल आएगा, नहीं आएगा भाई। जब रेखाएं बिल्कुल सीधी जा रही है, एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही, तो कोई हल नहीं होगा, कोई बिंदु नहीं आएगा उपनिष्ठ। तो आप कहेंगे कोई हल, कोई हल नहीं होगा, यानी कि एक्स वाई का कोई मान नहीं आएगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो एक बार बताओ भाई, अब की बार तो कोई हल नहीं आया, अब की बार तो कोई मान नहीं आया एक्स वाई का, तो मैंने बताया जब हल हो तब तो कैसा होता है, समीकरण युग्म संगत होता है। लेकिन जब हल ना हो तो समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा भाई, केवल एक कंडीशन ये ऐसी है जिसमें समीकरण युग्म असंगत होगा। तो आप लिखेंगे समीकरण युग्म, समीकरण युग्म असंगत होगा, असंगत होगा। और भाई इस कंडीशन में आपसे वो एक्स वाई के मान नहीं निकलवाएगा, आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि बताइए यदि दो समीकरणों का युग्म संगत है तो उनके मान भी निकालिए, और यदि संगत नहीं है तो फिर मान आपको नहीं निकालना है। ठीक है, केवल जब संगत होगा उस स्थिति में एक्स वाई के मान निकालने हैं। तो ये तीनों बात समझ में आई भी। एक बार आप यहां से देख लेंगे, मैंने बताया था जैसे यहाँ देखिए, यदि एक रेखा है जा रही, एक है जा रही, टच कर रही है, एक बार काट रही है, तो इसे कहते हैं रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि एक रेखा तो ये थी हमारे पास, दूसरी भी इसी के ऊपर हो, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ पे कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि जब दो रेखाएं कैसी हो भी, समांतर हो, दो रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, तो फिर कोई हल नहीं होगा जब वे एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, काट नहीं रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही। तो यहाँ तक नोट करें एक बार इसको। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर जो एक है उसका पहला, और उसने कहा केवल आपको समीकरण बनानी है, बस क्या बनानी भाई, समीकरण युग्म बनाने, यानी कि जोड़ा बनाना है समीकरणों का। तो उसने कहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी है टोटल, 10, कक्षा 10 के 10 ही विद्यार्थी है। और ये भी कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मान लेंगे, माना, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या क्या है भाई, एक्स है। ध्यान से सुनो भाई, हमने क्या मान लिया, लड़कों की संख्या क्या है, एक्स है, और
लड़कियों की संख्या क्या है भाई, वाई है। ये बात हमने मान ली यहां से। तो देखिए प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार उसने प्रथम शर्त में ये कहा कि कक्षा 10 के 10 ही विद्यार्थी है। टोटल कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो ये तो है भाई लड़के और ये है लड़कियां, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो आप दोनों को जोड़ के x प्लस वाई और बराबर 10 लिख सकते हैं या नहीं। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों मिलाकर कितनी है, 10 है। तो बराबर 10 समीकरण नंबर क्या होगी भाई, 1। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। दूसरी सेकंड यानी कि द्वितीय शर्त अनुसार, अब सुनो भाई, दूसरी शर्त में उसने कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहां देखो भाई, ये तो है लड़के x और ये है लड़कियां। उसने कहा जो लड़कियां हैं वे 4 अधिक है किससे, लड़कों से। ये जो लड़कियां हैं ये 4 अधिक है लड़कों से। या तो हमें इसमें से 4 घटाना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर हो जाए, भाई लड़कियां ज्यादा है, या तो इसमें से 4 घटाओ ताकि दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। या लड़कों में 4 जोड़ना पड़ेगा जिससे दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यदि हमने लड़कों में 4 जोड़ा, ध्यान से सुनो भाई, यदि हमने लड़कों में 4 जोड़ दिया तो क्या दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे। भाई लड़कियां 4 अधिक थी, मान लो लड़के जो है ना 2 हो, 2 लड़के और लड़कियां हो 6। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 4 इसमें से घटा लो या 4 इसमें जोड़ दो। क्लियर है बात। तो हमने क्या किया, लड़कों में 4 जोड़ दिया तो दोनों बराबर हो गए या नहीं हो गए, तो दोनों तरफ बराबर हो गए भी। अब देखिए इधर y कहीं का है, प्लस का है, इधर कहीं का होगा, माइनस का होगा भाई y। और 4 इधर किस चीज का है, प्लस का, इधर कहीं का होगा माइनस का 4। तो समीकरण नंबर 2 आपको बतानी थी, केवल समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2, बस यही आपको समीकरण युग्म बनाना था, यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, ये समझ में आया। यहां से एक बार नोट करेंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा भाई, सुनो ध्यान से, इसी का पहले का दूसरा है। उसने कहा 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल और 7 कलम, कुल मूल्य कितना है, 50 रुपए। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो आपको बताना है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। देखो भाई, जब आपको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य जो है ना पूछा है, तो वो ये आप मानेंगे, जो चीज पूछ रहा है उसी को आपको मानना है। ठीक है, तो देखिए आप लिखेंगे माना, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है भाई, x है। और एक कलम का मूल्य y रुपए है। ये रुपए है भाई, क्या है ये, रुपये है। ठीक है, ये y रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, एक कलम का मूल्य y रुपए है। पता नहीं कुछ ऐलान वगैरह है, भाई शांति करो, चुप हो गए बैठो। जब एक बार कह दे रहा शांति करो, ध्यान देखो। देखिए भाई यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए, एक कलम का मूल्य y रुपए। ठीक है, यहां तक उसने कब, देखो प्रथम शर्त में क्या कहा, उसने कहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, कितनी, 5 पेंसिल और 7 कलम। आप लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त में कहा कि 5 तो पेंसिल है। आप एक बार बताओ, जब एक पेंसिल का x रुपए है तो 2 पेंसिल का 2 गुना होगा, 3 पेंसिल का 3 गुना, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5 गुना होगा या नहीं होगा, यानी ये 5x रुपए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। एक पेंसिल का x रुपए तो 5 का कितना, 5x रुपए। क्लियर है बात यहां से। तो आप लिखेंगे 5x, ये तो है भी पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिलों का 5x, और एक कलम का तो है y रुपए, तो 7 कलमों का कितना होगा, 7, यानी कि 7 गुना y। जैसे मान लीजिए आप एक कलम, एक पेंसिल 5 रुपए की लेके आए, समझो एक पेंसिल 5 की, 2 कितने की होगी, 5 में 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 3 कितने होगी, 5 में 3 से गुणा करोगे, 5 किया 4 में 5 चौक 20, 5 निकालनी है तो 5 पंजे 25, यानी कि आप उस संख्या से गुणा ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने भी यहाँ पे x से कितने से गुणा कर दी, 5 में। ऐसे ही आप कलम का निकाल लेंगे तो आप लिखेंगे प्लस, एक का एक y है,
तो 7 का कितना होगा 7y, यानी कि 7 गुना वाई। और दोनों कुल मिला के दोनों का योगफल जो रुपए है कुल, वो कितना है मूल्य 50 रुपए है। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण आपके यहां से बने। ठीक है भी। द्वितीय शर्त अनुसार दूसरी शर्त में आपकी बार उसने कहा कि दूसरी शर्त में 7 पेंसिल और 5 कलम, यानी कि पलट दिया उसने संख्या को। अब की बार कलम तो है कितनी 5 और पेंसिल है कितनी 7। तो एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का कितना होगा 7x। एक कलम का y रुपए है तो 5 कलमों का कितना होगा 5y रुपए। और टोटल जो है ना योगफल कितना है 46 रुपए है, 46 इतने रुपए। यहाँ पे भी वही रुपए है। और समीकरण नंबर कितनी थी 2। बस ये 2 समीकरण आपको बनानी थी। यहाँ से आप एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, इतना ही निकालना है। एक बार नोट करेंगे जल्दी। देखो भाई 1 मिनट। देखिए देख और हाँ देखो एक मिनट। देखो भाई सवाल में उसने कहा दूसरे सवाल में कि अनुपातों, ध्यान से सुनो भाई, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म जो जोड़े दे रखे हैं, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, जो रेखाएं बनेगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या फिर समपाती है। तो इनमें से बतानी है क्या है, यानी कि आपको रेखाओं की कंडीशन बतानी है, रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या रेखाएं जो है संपाती होगी या रेखाएं क्या होगी समांतर होगी। इन 3 कंडीशनों में से बतानी है कौन सी कंडीशन होगी। ठीक है, क्या करके A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके। ठीक है, अब आप देखें यहां से भाई, यदि आपके पास मैंने समीकरण बताई थी कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनको हम कहते हैं A1x प्लस B2y, सॉरी B1 प्लस C1 बराबर 0, और दूसरी हम कहेंगे A2x प्लस B2 और प्लस C2 बराबर 0। ठीक है भी। यदि आप यहां से तुलना करेंगे, देखिए समीकरण 1 की और 2 की, तो आपके पास मान निकल के आवेंगे। आपने देखा समीकरण 1 से, यदि आपकी ये समीकरण 1 है, पहला सवाल कर रहे हैं हम नंबर 1, और ये है 2। ठीक है, जब आप तुलना करेंगे पहले वाले की तो आप कहेंगे A1 का मान कितना है, A1 का मान है 5। भाई जो x के गुणा में है वो A1 का मान, जो y के गुणा में है वो B1 का मान, और जो अचर पद है वो C1 का मान। दूसरे वाले में इसी तरीके से जो x की गुणा में है वो A2 का मान, y की गुणा में है B2 और अचर पद C2। ठीक है, देखिए अब B1 का मान कितना, B1 का y की गुणा में कितना है, तो माइनस वाली संख्या -7 लेना है। ठीक है, तो B1 बराबर कितना -4 और C1 बराबर कितना भाई 8 है, तो 8 लिखेंगे। अब A2 देखिए, आप A2 निकाल लेंगे जब तुलना करोगे। A2 का मान कितना 7, B2 का मान कितना भाई 6 और C2 का मान -9, -9। यहां तक ठीक है, समझ हमारी बात। अब हमें तुलना करनी है, यानी कि इनका अनुपात निकालना है।
अनुपात कैसे, आपने लिखा A1 बटे A2, ये तो निकाल लो आप। देखिए A1 का मान कितना 5, A2 का मान कितना 7, क्या इस 7 का हम निकाल सके इसको भाई? नहीं निकाल सकते, यानी कि भाग तो होती ही संख्या है ये, तो यही छोड़ देंगे बस। आगे इसके बाद हम निकाल रहे हैं भाई B1 बटे B2, तो B1 का मान कितना -4 और B2 का मान कितना 6। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपके पास आया -2 बटे 3। यहां तक समझ में आ रही बात? अब एक बात सुनो, मैंने क्या बताया था तुम्हें जब पहली कंडीशन लिखवाई, यदि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 आपस में बराबर ना हो, आपस में बराबर ना हो, तो C1 बटे C2 निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपका इसका मान तो है 5 बटे 2 A1 बटे A2 का, और B1 बटे B2 का मान कितना है -2 बटे 3। दोनों अलग अलग है या नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के, बराबर तो नहीं है भाई। ये कौन सी कंडीशन है बताओ मुझे, सबसे पहले वाली है या नहीं? सबसे पहले ना आपको बताया था कि यदि A1 बटे A2 बराबर ना हो B1 बटे B2 के, तो रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं क्या करेगी, आप कहेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। और यदि आपसे ये पूछे भी, सुनो इसी में, यदि आपसे ये पूछे कि बताइए हल कितने होंगे, तो आप कहेंगे केवल एक हल होगा। और आपसे ये पूछे कि समीकरण युग्म कैसा होगा, तो आप कहेंगे समीकरण युग्म संगत होगा। क्लियर है बात? यहाँ से ये दोनों सवाल सेम इसी तरीके से करने हैं भाई, कौन सी कंडीशन बनेगी यहाँ तक आप करके लेके आवेंगे, इसको नोट कर लेंगे। समझ में आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत भाई कुछ तो नोट करेंगे एक बार। हाँ